गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 220 है ये। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 220 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण है वो नदियों के जमाव की प्रक्रिया क्रिया से हुआ है। और भारत में गोंडवाना शैलों को कोयले का भंडार, बृहत भंडार कहा जाता है, वहाँ पर है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा। सी में क्या लग रहा है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव की क्रिया से नहीं हुआ है, यही गलत है। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। सी इनकरेक्ट है। तो देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में दो संकरे मैदान हैं। एक है पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कोकस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। और फ्यूजी प्लेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पैसिफिक ओशियन में एक विश्व की सबसे बड़ी रीफ भी है जिसको कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो कोकस प्लेट मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश ही पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? होंडुरास, ग्वाटेमाला, इन सबको याद रखिएगा। एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। दो स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। तो तनाव मूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग जो है नीचे धंस जाता है, तो इस प्रकार निर्मित जो घाटी होती है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्ट वैली। भारत में नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई और ऊपरी दामोदर नदी हो गई, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं, यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं नर्मदा, तापी और दामोदर नदी। ये तो आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो अब देख लीजिए। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नीचे वाले को फैक्ट जो करती है स्टेट पीसीएस, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट जो करती है यूपीएससी। तो यूपीएससी की भी तैयारी होगी, साथ साथ स्टेट पीसीएस की भी हो गई। फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सी है इसका आंसर। नंबर 4 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृत घाटी है, जो डेथ वैली है, वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ठीक है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृत घाटी है, जो रिफ्ट वैली है, जो डेथ वैली है, मृत घाटी है, वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका उत्तर है नवीन मोड़दार पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? वेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी। तो वेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के सर्वाधिक निकट है। और वेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच एक जल डमरू मध्य है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, मोह असमर्थता क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करती है। ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण निकिल एवं आयरन से हुआ है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। अर्थ सरफेस के जो भाग हैं, तो उसमें जो कोर भाग है उसका जो आंतरिक भाग है निकिल आयरन से बना है। सही है स्टेटमेंट, पहला भी सही है। मोह असंबद्धता क्रस्ट मेंटल को अलग करती है। सी है इसका आंसर।
तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है निकेल एवं आयरन से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म है, अर्थ सरफेस के लिए। बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के घनत्व में विभिन्नता के कारण इसको लेहमैन असंबद्धता अलग करती है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह मेंटल तथा कोर को अलग करती है। तरंगों की गति के आधार पर कोर दो उपभागों में बांटा जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के घनत्व में विभिन्नता के कारण इसको लेहमैन असंबद्धता अलग करती है। नंबर 9 पर आ जाइए। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, 20 से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, और न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे ना, पोल्स पर यह है ध्रुव, तो जी का मान जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो घटता जाता है। यही दोनों स्टेटमेंट कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, सी है इसका आंसर। क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसका मान जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाओगे बढ़ता जाएगा, पोल से मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो घटता जाएगा, यहाँ न्यूनतम होगा। ये तो कह रहा है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। चंद्र ग्रहण होता है तब जब, देखिए चंद्र ग्रहण का मतलब है चंद्र पर ग्रहण लग गया, यानी यह है चंद्रमा। ठीक है, और यह है सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश अच्छा खासा चंद्रमा पर पड़ रहा था, बीच में पृथ्वी आ गई, बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्रमा पर तो ग्रहण लग गया ना, तो सही उत्तर हो गया फिर अपना। यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। तो 21 जून को दोपहर की छाया जो है सबसे छोटी होती है। बृहद ज्वार कब आता है, मतलब हाई टाइड कब आता है? यह है सूर्य, और यह है पृथ्वी, और यह है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला सैटेलाइट चंद्रमा, उपग्रह है उसका। तो जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं ना, यानी 180 डिग्री का कोण बनाए, तब जो है हाई टाइड आता है। तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो हाई टाइड आता है, बृहद ज्वार आता है। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम का पालतू प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब आता है हाई टाइड, बृहद ज्वार। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जब अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्र होता है, तो सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जो है वो कोण बनेगा, कितने अंश का बनेगा वो? जब तीनों एक सीध में होते हैं तब तो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, और अर्धचंद्र होगा तो 90 डिग्री का बनेगा। तो अर्धचंद्र जब होता है तब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाते हैं, टॉपिक वही रहता है सेम। मौसम या वेदर की बात हो रही है, क्लाइमेट नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा। मौसम बदलने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखिए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, यही है वेदर चेंज का। तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है मौसम परिवर्तन। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर झुकी है तो ये कारण हो गया जलवायु परिवर्तन का। इस चीज़ को अलग अलग करके याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दिन और रात कैसे होते हैं, वही पूछा जाता है एग्जाम में, कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। देखिए पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है इसको दैनिक गति बोलते हैं, जो परिक्रमण गति है इसको बोलते हैं वार्षिक गति। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी की खुद की भी तो गति है, खुद भी घूम रही है ना अपनी धुरी पर। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं और परिक्रमण गति को कहते हैं वार्षिक गति।
पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है, और पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसके कारण क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी होती है? हम पहले भी की है हमने इसके ऊपर चर्चा। अम्लीय मिट्टी। तो चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी, और कपास की खेती के लिए रेगुर सॉइल, काली मिट्टी। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित नहीं है? माउंट क्लिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, माउंट रेनियर, हिमालय पर्वत। तो क्लिमंजारो है, फ्यूजियामा है, रेनियर है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है। तो विकल्पों में हिमालय पर्वत का संबंध ज्वालामुखी पर्वत से नहीं है। नंबर 17 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और जो टाइटन है वो शनि का एक सैटेलाइट है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पृथ्वी की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? सॉरी, पृथ्वी कहाँ बोल दिया। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही काम करता है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संलयन और विखंडन ये आपने पढ़ा होगा, फिशन फ्यूज़न। जब कई या दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको संलयन प्रक्रिया को कहते हैं। और जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो उसे विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें भी थोड़ा और डीप में जाकर पूछता है कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है, मतलब अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित। तो अनियंत्रित वाला सही होगा उसमें। ये प्रश्न हाल ही में बीपीएससी में किया था, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वाला। ठीक है, फिलहाल बी है इसका आंसर। तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा जो है उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा, और उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। देखिए, भार घट जाता है उसका। ठीक है, 1/6 का फर्क पड़ता है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कौन सी मृदा में उगते हैं? मतलब जिस मृदा में वो उगते हैं वो उसमें किस चीज़ की कमी होती है, आपको ये बताना है। तो उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही वो कीटों का भक्षण करते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए ही वो कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए वो कहे जाते हैं कीटभक्षी पौधे। तो 20 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को भी पेड सीरीज़ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। यूट्यूब पर जितने भी टेस्ट आते हैं उनकी प्रैक्टिस किया कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस 2 से 3 बार हो जानी चाहिए हर टेस्ट की।